नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी ही चल रही होगी, क्योंकि नियमित क्लास आवे, अगर नियमित देखो तो यानी कि पढ़ाई रे टच में हो और पढ़ाई में टच में रहवा जने अपन लागे कि अपन और भी इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अपनी कमियां अपने को पता चलती है और अपन उनके ऊपर वर्क करते हैं और बेहतरीन करते हुए चले जाते हैं आगे, और जो बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ जाता है निश्चित रूप से सिलेक्शन ले लेता है। अब टाबरो यूं है कि कक्षा 10 जी को क्लास है, अध्याय 5 पांचवा चल रहा है। इसमें चित्रकला की ये अंतिम क्लास है। चित्रकला के बाद यानी कि कल से आएगी आप लोगों की लोक कला की क्लास है। ठीक है, लोक कलाएं क्या है? अरे ये जैसे फड़ हो गई, फड़ चित्रण है, मांडने हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें आती है आप लोग के लोक कला के अंदर आ जाती, सांझी चित्रण वगैरह, ये भी लोक कला के अंदर आ जाती है। और लोक कला से भी बहुत शानदार प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। लोगों द्वारा की गई कलाएं, लोक कलाएं। चित्रकला क्या है? पेंटिंग है। अच्छा, आज चित्रकला में क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं अपन अलवर, अलवर शैली स्पेशली पढ़ने वाले हैं। और अलवर के अलावा अपन पढ़ने वाले हैं शेखावाटी के पढ़ा। शेखावाटी, शेखावाटी में स्पेशली आप लोग क्या पूछे? भित्ति चित्रण पूछे। क्या पूछे? भित्ति चित्रण स्पेशली शेखावाटी के प्रसिद्ध है। ये भी ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत ही आती है, अलवर शैली भी। कल अपन ने ढूंढाड़ शैली के अंदर जयपुर की चित्रकला शैली पूरी पढ़ ली और जयपुर के ठिकाना शैली जो है वो भी पढ़ ली थी। आज अलवर चलते हैं, करें शुरू? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो टावरो, अलवर में देखो यानी पेंटिंग में यदि थे देखो कि स्वतंत्र अस्तित्व कद आयो, तो अलवर शैली जो है सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय स्वतंत्र अस्तित्व में आ गई थी। यानी कि पहले जयपुर का ही हिस्सा थी और फिर 1775 ईस्वी के अंदर ये जयपुर से अलग हुई है। 1775 तक जयपुर के जितने चित्रकार थे वो अलवर में भी गिने जाएंगे, अलवर शैली के भी कहलाएंगे, और या अलवर शैली के अंदर पढ़ते हुए जयपुर चित्र शैली के भी कहलाएंगे। ये बहुत ध्यान देने लायक चीज है, क्योंकि जयपुर से अलग हुई है अलवर चित्र शैली। 1775 के बाद के जो कलाकार मिलेंगे वो स्पेशली अलवर के माने जाएंगे। इससे पहले वाले जयपुर अलवर के शामिल हैं। किसके समय में अलग हुई है? प्रताप सिंह जी के समय अलग हुई है। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से समझने लायक। प्रमुख चित्रकार देखो, इनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर गए थे। यानी शिव कुमार भी जयपुर के चित्रकार थे, डालूराम भी जयपुर के थे। ये जयपुर से कहा जाते हैं, ये जयपुर से जाते हैं अलवर। यानी कि फिर अलवर के चित्रकार के अंदर भी आप डालूराम और शिव कुमार को पढ़ोगे और जयपुर के अंदर भी पढ़ते हो। यही चीजें समझने लायक है। यहां से चीजें दिमाग में बैठ गई तो प्रश्न के उत्तर आप गलत नहीं करके आओगे। प्रारंभिक उत्कृष्ट चित्र देखो, राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र दीवारों पर बने हुए उन्हीं के समय में बने थे। किसके समय? ये जो शिव कुमार डालूराम गए हैं। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र है। सब पहले पहल जो अलवर चित्रकला शैली रा चित्र कटे मिलिया तो थान जानो है सीधो ही राजगढ़। कहा जाना? राजगढ़ के किले के अंदर ये जो भित्तों पे बने हुए हैं, भित्तों पे बने हुए हैं इसलिए भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्रताप सिंह जी के समय शिव कुमार और डालूराम ये जाते हैं अलवर। फिर अलवर चित्रकला शैली का विकास यहीं से शुरू हो जाता है। स्क्रीनशॉट लो। देखिए, चित्रकला की शुरुआत के अंदर देखोगे तो राजमहल के अंदर शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहां चित्रकला की शुरुआत की। अब शीश महल ये गए हैं, शिव कुमार और डालूराम गए, लेकिन शीश महल के अंदर जो चित्र बनाए वो बख्तावर सिंह जी के समय बने हैं और उस समय से चित्रकला की शुरुआत हो गई। प्रमुख चित्रे कौन कौन थे यहाँ के? अलवर के बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम, ये इनके समय के प्रमुख चित्रे रहे हैं अलवर चित्रकला शैली के अंदर। शालिग्राम का नाम बहुत पूछा जाता है, डालूराम का नाम बहुत पूछा जाता है। इनके समय में सैकड़ों चित्र बने जिसमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्र कला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। अब देखो औचित्य है, ठीक है, नाथ संप्रदाय के लोग, वही नाथ संप्रदाय के लोग आ गए, यानी कि जोगी वगैरह जो भी है वो साधु संतों से जो है चर्चा करते हुए, फकीरों से चर्चा करते हुए राजा का चित्र, इस तरीके का चित्र है। राजा बैठे हैं और सबसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है स्पेशली पूछ भी सकते हैं कि ऐसा चित्र कौन सी शैली में देखने को मिला, स्पेशली पूछ ले। तो मैं बता रही हूँ गणजन और जो है दिमाग में नहीं आया, क्योंकि नाथ जहां पे आया ना तो सीधा लोग जाएंगे जोधपुर, लेकिन यहाँ पे ये पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है? अलवर चित्रकला शैली है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लीजिए, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट होगी लेकिन इंपैक्टफुल होगी। ठीक है,
काम आएगी आपके। स्वर्ण काल या उत्कर्ष टाइम पीरियड देखा जाए तो अलवर का स्वर्ण काल है राजा विनय सिंह के समय। किसके समय है? राजा विनय सिंह के समय। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में उत्कर्ष वही स्थान है जो मुगल चित्रकला शैली के अंदर अकबर का था। मुगल चित्रकला शैली में अकबर का जो स्थान है वो विनय सिंह का यहाँ रहा है। लेकिन भाई साहब मैं थान बता दूं, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो है वो जहांगीर का काल रहा है। स्वर्ण काल किसका रहा? मुगल चित्रकला शैली में, अकबर का नहीं है। मुगल चित्रकला शैली के अंदर जहांगीर का काल स्वर्ण काल है। लेकिन थारार भी हसीम दियोड़ो है कि अलवर में विनय सिंह रो वो स्थान है जो मुगल में अकबर रो हो। लेकिन अलवर का स्वर्ण काल विनय सिंह के समय माना जाता है, मुगलों का स्वर्ण काल जहांगीर के समय माना जाता है। अरे जहांगीर को कहा जाता था विद्वान शराबी, दारू रो बहुत शौकीन हो जहांगीर, है ना, नशा पत्ता तो फुल बचपन से ही किया है, दारू का शौकीन था, लेकिन बताते हैं कि विद्वान भी था, ऐसा कहते हैं। ठीक है, आपात देखिया कौन पर क्या न्याय री जंजीर वगैरह लगा राखी जहांगीर के, कोई भी आएगा और भाई न्याय चाहिए तो क्या फरियादी आता है तो जंजीर जो है वो उसको हिला दे बजा दे घंटी तो क्या न्याय मिल जाएगा। तो विद्वान शराबी के नाम से मुगलों में जाना गया है। चित्रकला के प्रति रुचि देखिए, विनय सिंह चित्रकार बलदेव से स्वयं चित्रकारी सीखते थे। ये देखो बलदेव से चित्रकारी सीख रहे हैं विनय सिंह जी। अरे फोटो देख लो और थार पिक्चर बन जाए दिमाग रे भाई। क्या बलदेव बिठा और खुद चित्रकारी सीखे, इतना शौकीन हा है सीखने रहा। ठीक है, सीखने रहा शौकीन हा। फिर देखो गुलिस्ता ग्रंथ, ये स्पेशली पूछेंगे कहां से संबंधित, अलवर चित्रकला शैली में स्वर्ण कलम से जो है इसके अंदर लिखे गए, सोने की कलम से। ठीक है, शेख सादी की रचना भी है गुलिस्ता। तो देखो इनके शासनकाल की एक अनोखी घटना प्रसिद्ध गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए खर्च हुआ। क्यों खर्च हुआ? सोने की स्याही से लिखा गया है। लाख रुपए तो लागे बी टाइम लाख लागे है, आज तो करोड़ के ऊपर है रकम है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ के चित्र बलदेव और गुलाम अली ने मिलकर बनाए हैं और ओरिजिनल जो गुलिस्ता ग्रंथ है वो शेख सादी की रचना है। गुलिस्ता जो ग्रंथ है इनका सुलेखन इन्होंने किया है, लेकिन ओरिजिनल जो ग्रंथ है वो शेख सादी की है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध गुलिस्ता ग्रंथ, और यहाँ पे देखो राजा और दरबारी के चित्र हैं, बाग में वार्ता करते हुए चित्र हैं, संतों से भेंट के चित्र हैं और शिकार के दृश्य हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारी लाख रुपये खर्चो आयो बी टाइम देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लोग लाख रुपए की बात करें और लाख रुपए मतलब चित्र बनाने में खर्च कर दियो। चले आगे बढ़े। ओके, देखिए प्रमुख कलाकार देख लीजिए, शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बख्शाराम और नंदराम, ये प्रमुख कलाकार रहे हैं। ठीक है, ये प्रमुख कलाकार रहे हैं। चित्रों में इन कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों, मिनिएचर पेंटिंग, लिपटवा पटचित्रों, ठीक है, स्क्रॉल पेंटिंग, जिनको जैसे लिपटवा कैसे कहते हैं, ऐसे जो लगे हुए होते हैं ना, स्क्रॉल होती है यूं पूरी, ये देखो। अरे चित्र में बढ़िया के ठीक सको, चित्रकला के अंदर चित्र, लिपटवा पेंटिंग थे पटो और लिपटवा पेंटिंग है, देखो ये फोल्ड हो जाती है पूरी। ये क्या है? स्क्रॉल पेंटिंग। लिपटवा पेंटिंग कहते हैं लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग, और ये पोथी चित्र है, पोथी यानी किताब की तरह। ठीक है, ये पोथी चित्र है। फिर इनके शासनकाल में काम कला यानी एरोटिक आर्ट के जो चित्र हैं वो बहुत देखने को मिले हैं। ठीक है, ये भी है। प्रसिद्ध चित्र नफीरी वादन का चित्र भी इस शैली का सुंदर और उत्कृष्ट उदाहरण है। नफीरी यानी शहनाई की तरह का एक वाद्य यंत्र, इसी को कहा जाता है। तो ये नफीरी वादन, शहनाई का दूसरा नाम भी नफीरी है। ठीक है, तो ये इस तरीके के चित्र भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, और ये महाराजा शिवदान सिंह के काल में है। कब है? महाराजा शिवदान सिंह के काल में। और ये जो है ये राजा बलवंत सिंह जी के काल के अंदर है। लिपटवा पेंटिंग वगैरह ये बलवंत सिंह जी काल में, ये महाराजा शिवदान सिंह जी के काल में। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, पूछेंगे कौन से काल में है। ठीक है, अब देखिए प्रमुख चित्रकार के अंदर मूलचंद और उदयराम। ठीक है, किसके समय? महाराजा मंगल सिंह के काल में। कौन से महाराज के काल में ये चीजें पूछी जाती है? तो इनके समय मूलचंद स्पेशली भाई साहब हाथी दांत के ऊपर चित्र बनाने के महारथी थे। ठीक है, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण, ये देखो हाथी दांत के फलक है, हाथी दांत के फलक है, उस पे सूक्ष्म चित्रण मिनिएचर पेंटिंग की जाती थी, उसके कलाकार पारंगत थे मूलचंद। ठीक है, इन्होंने विशेष रूप से हाथी दांत के फलकों पर जो है सूक्ष्म माइन्यूट चित्रण किए हैं। और महाराजा जय सिंह जी का काल जो अंतिम चरण माना जाता है अलवर चित्रकला शैली में, इनके समय राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालिया ये चित्रकार थे। और ये जगमोहन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप लोगों के पूछा गया है। बूंदी से श्री किशन पूछा था, यहां से जगमोहन पूछा है, तो ये चीजें जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योगदान देखिए, इन कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा है। ठीक है, कौन कौन थे? राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन और राम सहाय नेपालिया। ठीक है,
ध्यान रखना है। चलो भाई ले स्क्रीनशॉट। अलवर चित्रकला शैली में यदि आप देखोगे ना तो एरोटिक चित्र बहुत ज्यादा बने हैं, यानी कि काम कला पे आधारित चित्र बहुत ज्यादा बने हैं। अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है अलवर चित्रकला शैली पे, ठीक है। मुगलों का प्रभाव भी पड़ा है लेकिन अंग्रेजों का सबसे ज्यादा प्रभाव। ठीक, चलिए आगे बढ़ा। अलवर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं देखें। इस शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी, विशेष रूप से जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जाता है। अब इन थान बताने काम है कि जयपुर शैली क्यों प्रभाव पड़ी। जयपुर से ही अलग होकर ये चित्र शैली अस्तित्व में आई है, 1775 की बात है ना। वहीं पे जो है प्रताप सिंह जी के समय ये अलग हो गया, अलग अस्तित्व में है, तो जयपुर का चित्र पड़ेगा। अब जयपुर का प्रभाव पड़ेगा। अब जयपुर पे मुगलों का प्रभाव था तो मुगल प्रभाव पड़ेगा। ईरानी प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है और राजस्थानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मानव आकृतियों की बनावट कैसी है, एनाटॉमी क्या है। पुरुषों के अंदर देखिए, पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल, मैंगो शेप मैन, यानी कि आम आदमी के चित्र ने भैया। यूं कह सका कि आम आदमी, या याद रह जाएगा अलवर में आम आदमी के चित्र देखने को मिले। अरे आम आदमी मतलब सामान्य नहीं, आम की शक्ल वाले आदमी। ले बताओ, आम की शक्ल वाले आदमी देखने को मिले हैं यहाँ पे चित्रों के अंदर। स्त्रियों के कद कुछ ठींगने यानी छोटे और वेणिया जो बालों की चोटियां होती है, ठीक है, उठी हुई दर्शाई गई है। ठीक, तो ये ध्यान रखना भाई साहब, चित्र के अंदर कद ठींगना और उठी हुई वेणिया ये बताई गई है। चित्रों में चित्रकार की तो ध्यान रखता है, और ये ध्यान रखता रखता अपर किताबा में और दे दियो कि आपा भी ध्यान रखो। तो ठीक है भलाई क्या अपार जीजीडी माते है तो चित्रात्मक ही क्लास चल रही है, तो आदि काम आसान होगा, नहीं तो बस इमेजिन करता है, इमेजिन भी सही तरीके को तो ये जो है कम से कम आपको देखने को तो मिल रही है चीजें क्या, हाँ इस तरीके की चित्रकारी हुई है। अब देखो अंग प्रत्यंग के किस तरीके से बनाए गए। शरीर के सभी अंगों को अत्यधिक परिश्रम और सुगठित और सुंदर बनाया गया है, जो इस शैली की अनूठी विशेषता रही है। देखो अंग प्रत्यंग पे जो है अपने जो है ऐसा लगता है कि अपने जो है कैमरा लेके सारे जो है आप लोगों को जो है चित्र बताए हैं सारे के, ये देखो ये चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, लो देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अलवर चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं। अच्छा, शुक्रवार को आप लोगों के मैराथन क्लास आने वाली है, सभी को देखनी है वो क्लास, कारण कि उसमें आप लोगों के जो है राजस्थान का भूगोल अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तकरीबन 300 प्रश्न है और 300 प्रश्नों को फिर वापस व्याख्या सहित अपन चर्चा करेंगे। नए कैसे प्रश्न बन सकते हैं, पीवाईक्यूज क्या बने हैं, उनके आधार पे सारी की सारी। कुल मिला के बहुत एनर्जेटिक सेशन रहने वाला है जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से अपन शुरू करेंगे, तो जितनी गृहिणियां माताएं बहनें हैं वो भी तब तक क्या है फ्री हो जाती है। जितने पुरुष है या भाई बंधु जो भी है तो वो भी लाइब्रेरी वगैरह पहुंच जाते हैं। और दोपहर का टाइम है, कहीं बाहर जाओगे नहीं, घर पे ही रहोगे या कमरों में रहोगे, एसी में या कूलर में या पंखे में कहीं बैठे होंगे व्यवस्थित, है ना। तो क्या होगा कि आप लोगों की अटेंडेंस जो है व्यवस्थित क्लास पे देखने को भी मिलेगी। और फ्री टाइम है 2 से 6 बजे तक अपन जो है उसको लगभग पूरी कर देंगे, तो 6 बजे बाद पाछा फ्री। तो लगभग टाइमिंग बहुत सही रखी है। हाँ दोपहर यदि सोने की आदत है तो त्याग दीजिए, क्योंकि आराम और नींद तभी अच्छी है जब आप लोगों ने सक्सेस प्राप्त कर लिया है। अब देखो इनकी विशिष्ट यदि फीचर्स देखें और विशेषताएं देखें तो वैश्याओं के चित्र बहुत देखने को मिले। राजस्थान की सभी शैलियों में वैश्याओं यानी गणिकाओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने मिले हैं। वैश्याओं के, गणिकाओं के चित्र बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। वसलियों का निर्माण, वसलियां यानी कि क्या होते हैं, यानी कागज की परतों को जोड़कर बनाया गया मोटा पन्ना, कैनवास कह सकते हैं जिसको अपन, ठीक है, वो जोड़कर एकदम मोटे जो बनाते हैं उनको बोलते हैं कैनवास। कैनवास पेंटिंग जो होते हैं वो वसलियों का जो है वो निर्माण किया गया है। और अलवर शैली की निजी यानी कि खास विशेषता रही है। 2 मुख्य विशेषताएं ध्यान रखनी है। वैश्याओं के चित्रण, वैश्याओं के चित्रण आएंगे तो काम कला पे आधारित चित्रण आएंगे, अश्लील चित्र आएंगे, और कैनवास चित्रण वो भी यहाँ की विशेषता रही है। लो स्क्रीनशॉट। फिर देखिए उनियारा शैली। अब अलवर चित्रकला शैली पूरी होगी, उनियारा शैली ये भी ढूंढाड़ स्कूल का हिस्सा है। उनियारा कहां पड़ता है, टोंक के अंदर पड़ता है, ये भी ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक विकास और आश्रयदाता देखें तो नरू का ठिकाने के वंश, नरू का ठिकाने के वंश ने इस चित्र शैली का विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। और शासक कौन, राव राजा सरदार सिंह ने इस शैली को आगे बढ़ाया और कई कलाकारों को आश्रय दिया है। उनियारा के सरदार सिंह, नरू का ठिकाना है। ठीक है, अब 1857 की क्रांति जद बड़ा, जद भी अपा ओई बड़ा, ठीक है,
जब वो लावा टोंक में पढ़ाना बी टाइम तो बी में ही वही पढ़ा अपन नरू का ठिकाना है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे चित्रकार कौन कौन है? धीमा है, मीर बख्श है, काशी है, रामलखन है और भीम है। ये सारे इनके चित्रकार रहे हैं उनियारा चित्रकला शैली के। ठीक है, धीमा और मीर बख्श स्पेशली ध्यान रखना है। प्रसिद्ध चित्र और कलाकार प्रभाव देखें तो सर्वोत्कृष्ट चित्र जो यहाँ पे देखने को मिला है वो राम सीता का है। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट चित्र वो राम सीता लक्ष्मण और हनुमान का चित्र है, इस शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। यह कलाकार मीर बख्श द्वारा तैयार है। किसके द्वारा? मीर बख्श। राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी का चित्र बना हुआ है जो सबसे बेस्ट है, मीर बख्श ने बनाया है। शैलियों का प्रभाव देखिए, उनियारा शैली पर बूंदी शैली और जयपुर शैली का समन्वित यानी मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। उनियारा टोंक यानी कि जयपुर के पास पड़ता है, इधर देखोगे तो बूंदी के पास पड़ जाएगा, तो मिक्स मिला जुला प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। आसपास का प्रभाव आता ही आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए शेखावाटी के चित्रांकन। शेखावाटी में यदि आप देखोगे ना तो स्पेशली आप लोगों को भित्ति चित्रण देखने को मिलेंगे। ठीक है, भित्ति चित्रण देखने को मिलेंगे और उनके प्रमुख स्थान भी ध्यान रखने। अब देखिए शेखावाटी के भित्ति चित्र यानी दीवारों पर की गई पेंटिंग पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? जयपुर शैली का देखने को मिला है। समय कौन सा है? 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, आज दिन तक समय नहीं पूछा, लेकिन आने वाले समय में जब सुमेलित वाले या ऐसे 3-4 लाइन वाले प्रश्न बनेंगे तब उसमें एक आध लाइन बीच में डाल दी जाएगी, वहीं पे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे क्योंकि ध्यान यहाँ पे नहीं देते। 19वीं से 20वीं सदी ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आश्रयदाता देखिए शेखावाटी के श्रेष्ठी जनों। श्रेष्ठी जन कौन होते थे? जो धनी होते थे, व्यापारी होते थे, महाजन होते थे, जिनके बाड़े उधार रुपया ले सकता आप है, मुड़ी मत लेता ना, मतलब ब्याज पे रकम ले लेते, तो महाजन वगैरह वो उनके समय। तो उनके समय जो है विशाल हवेलियां निर्मित करवाकर इन्होंने इस पर भित्ति चित्रण कला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया है। यदि आप जैसलमेर भी जाओ घूमने तो वहां पे भी जो सालिम सिंह की हवेली है और भी दूसरी जो हवेलियां हैं वहां पे भी आप देखोगे बहुत शानदार नक्काशी की गई है। अच्छा, हवेलियां किसने बनाई? वही श्रेष्ठी जन, व्यापारी, महाजन जिनको कह दिया, वो सारे जो है उन्होंने हवेलियां वगैरह बनवाई। अरे हवेली बनाना किन काम है? थारो और मारो काम है नहीं, क्यों में लागे भाई रकम लागे, तो रकम में क्या है? महाजन वगैरह बाणे पाड़े पया हा बीटे, तो उन्होंने जो है हवेलियां बनवाई शानदार। और शेखावाटी के अंदर भाई साहब हवेलियां बहुत बनी हुई, यानी शेखावाटी के लोगों के पास में बहुत सारा पैसा था। ठीक है, बहुत हवेलियां है यार। देखिए मुख्य भित्ति चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिशौ, यहाँ सब जगह हवेलियां हैं, है ना। हवेलियों का स्वर्ग है ये एक तरीके से। यहाँ सब जगह हवेलियां और हवेलियों के अंदर है भित्ति चित्रण, इसलिए भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी सबसे अव्वल नंबर पे रहता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो ओपन आर्ट गैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना सबसे पहले तो इसे। ओपन आर्ट गैलरी को प्रश्न बनता ही बनता है। इस अनूठे और विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है कि जहां जाओ आपको भित्ति चित्रण देखने को मिलेंगे, हवेलियों पे देखने को मिलेंगे, दीवारों पे देखने मिल रही हैं, तो इसको कह दिया ओपन आर्ट गैलरी। शेखावाटी हवेलियों की चित्रात्मक विशेषताएं क्या है? मुख्य द्वार और गवाक्ष, देखो बड़े बड़े हाथी और घोड़े, चौबदार यानी कि द्वारपालों तथा चवर धारनियों का अंकन देखने को मिलता है। ये देख लो मुख्य द्वार पे क्या है? बड़े बड़े जो है हाथी देखने को मिलेंगे, चवर जो है ढोरे हैं वो देखने को मिलेंगे। इनके साथ ही गवाक्षों यानी खिड़कियों और झरोखों के दोनों ओर की दीवारों पर विशेष अंकन हवेलियों की प्रमुख विशेषता रही है। ये देख लो जैसे खिड़की है, ठीक है, अब इनके दोनों जो है दोनों तरफ इस तरीके के अंकन देखने को मिलेंगे। यहां से देखो सीधा चित्र देखने को मिलता है। ये दरवाजे, दरवाजे के चारों देखो चवर ढोते हुए व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं, हाथी देखने को मिलते हैं, ये चित्र देखने को मिलते हैं। चित्रों की विशेषताएं आप लोगों को सीधे सीधे देखनी है। टोडो के मध्य कैसा चित्रण है? छज्जे के नीचे स्थित टोडो यानी कि जो ब्रैकेट्स होते हैं उनके बीच में चित्रकारों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार कई सजीव चित्रण बनाए। ये देखो ये जो देख रहे हैं ना, ये टोडो के मध्य चित्रण कहते हैं। ये कैसे है? ये छज्जा है, छज्जे के नीचे भी क्या, छज्जे के नीचे भी डिजाइन बनाई है, देख लो, वो भी सजीव चित्रण है एक तरीके से, ऐसा लगता है जीवंत है, कोई देखकर टाइम पास कर सके। हालांकि जमाना आजकल हुआ है कि जैसे भी खाडो खोदे बेटे भी लोग जो है 2-2 घंटा टाइम पास कर ले, लेकिन वास्तव में इन कलाकारी में देखो तो थे देख कर टाइम पास कर सको। अब की टाइम बड़ी ओड़ी आज भी जीवंत है चीजें। तो ये टोडों की मध्य चित्रण जो है यहाँ की मुख्य विशेषता रही है। बाएं और आंतरिक दीवारें, हवेलियों की बाहरी दीवारों पर और अंदर की तरफ कलात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन करना शेखावाटी की प्रमुख विशेषता रही है। ये देख लीजिए इस तरीके से भाई साहब, क्या जबरदस्त जो है ये चित्रण है।
और अपने को तो बताते हुए गर्व भी महसूस होता है, क्योंकि शेखावाटी के तो अपने बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हालांकि पूरे राजस्थान में यहाँ पर हाडोती का नाम ले लो तो स्टूडेंट मिली, वागड़ को नाम ले लो तो मिली, शेखावाटी रूट का तो मिली, गोडवाड़ मिली, मारवाड़ मिली है, जंगल देश मिली, सब जगह योद्धे प्रदेश, सूरसेन, मत्स्य, अपने तो मतलब सभी जगह जो है साम्राज्य फैल चुका है। अपने सभी जगह जो है मतलब पाती पेरवन कर दी वह नहीं तो भी टाइम मन लागे खानवा युद्ध में इकट्ठा नहीं हुआ जितना पर इकट्ठा हो जावा है। तो ये अपनी तो मतलब ये तो भगवान का आशीर्वाद है, और इसी वजह से आप अपना ये परिवार इतना समृद्ध बनाए कि आप सभी जगह मौजूद हो, और कहीं भी चले जाए तो भाई साहब अब तो स्टूडेंट मिलते ही मिलते हैं। शेखावाटी में पर घने स्टूडेंट है। और बताइए कमेंट में थे, कमेंट पढ़ जू क्या हाँ सर हमारे यहाँ पे ये कलाकारी देखने को मिल रही है, जो अपने को नहीं भी बताया ना वो भी ये स्टूडेंट जो है कमेंट कर करके बताते हैं, बताएंगे बताना आप क्या हाँ ये चीजें हैं कैसे है। बहुत सारी बहनें भाई अपने जो पढ़ रहे हैं यहाँ से, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो प्रमुख चित्रण यानी सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ के चित्रों के। चित्रकारों ने सामाजिक धार्मिक लोक जीवन से जुड़ी हुई जो है विविध विषयों को उकेरा है। जैसे कि मल्ल युद्ध बताया है, क्या होता है कुश्ती थे, देखो न पर पुराना जी देखता आप जैसे महाभारत देख लो, अभी में भी मल्ल युद्ध वगैरह बतावे हैं। दधि मंथन यानी मक्खन मिलोना, ठीक है, छाछ बना रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं। गौदोहन गायों से दूध निकालने के चित्र देखने को मिलते हैं। विचित्र पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। देवी मिथक यानी कि पौराणिक जो कथाएं हैं, ठीक है, वो पौराणिक कथाओं का चित्रांकन भी देखने को मिलता है। इनके अलावा देखो राक्षसों के चित्र देखने को मिलते हैं, राक्षस डरावे राक्षस जो अपन देखते थे ना वहां पे राक्षसों को किस लिए जाना जाता था, उनकी हंसी के लिए तो वही चीज है। तो ये राक्षसों के चित्र देखो यहाँ पे भी हंसते हुए बताया, इस चित्र के अंदर भी देखो राक्षस हमेशा हंसते ही रहते हैं। बताओ क्योंकि इनके टेंशन तो है ही नहीं, लोग डरानो है और लोग डरे भागे ना, हंसी आती। राक्षसों को ज्यादातर आप देखना अपने टीवी सीरियल्सों में हंसते ही रहेंगे राक्षस, कभी रो तो नहीं दिखे था राक्षस है, कोई तीर भी ठोक दे तो भी हंसतो में नहीं। बताओ राक्षस। काम कला के चित्र, एरोटिक शैली के और राग रागिनी के चित्र, साधु संतों के चित्र, लोक कथाएं जो है ये सारे यहाँ के विषय रहे हैं, ठीक है। फिर क्या ध्यान रखेंगे, रंग योजना और वर्तमान स्थिति क्या है। प्रधान रंग कौन कौन से रहे, शेखावाटी के भित्ति चित्रों में कत्थई, नीले, गुलाबी रंगों की प्रधानता देखने को मिलती है। वर्तमान संकट क्या है, आधुनिक समय में इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दीवारें जो है उनका शरण होने से ये चित्र भी यहाँ के खराब हो रहे हैं, तो रख रखाव की आवश्यकता है आधुनिक समय में इनको। शेखावाटी हवेलियां ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जानी जाती है, तो बता दिया। संरक्षण का सराहनीय प्रयास किसने किया है, फ्रांस के नदीन ला प्रिंस जो है फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण यानी रख रखाव और पुनर्निर्माण के संदर्भ में सराहनीय कार्य करके एक अनूठी इन्होंने मिसाल पेश किया कि संरक्षण के लिए भी जो है इन्होंने तो प्रयास किए ही हैं, लेकिन ज्यादा संरक्षित तभी हो सकता है जब आसपास के लोग जो है जागरूक रहेंगे। ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है, इनसे हमारी शेखावाटी की पहचान है, तो इसको संजो कर रखना, इसको सहेज कर रखना और आने वाली पीढ़ियों को सौंपने के लिए बिल्कुल सुरक्षित रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जब हम हमारी जिम्मेदारियां समझेंगे तो निश्चित रूप से आज अपन पढ़ रहे हैं ये चीजें, आने वाले समय में लोग पढ़ेंगे, वहां पे जाके देखेंगे ये चीजें जो है, हमारी संस्कृति की रक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है। तो यहाँ के आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ भाई साहब आपकी ये क्लास पूरी हुई, शॉर्ट एंड स्वीट है, कहीं भी बीच में अपन ने कोई गप्पे वप्पे नहीं लड़ाई है, बातें नहीं की है, जो क्लास के लिए जरूरी थी वही किया। तो 24-25 मिनट के अंदर आप लोगों की ये टॉपिक तकरीबन पूरा हो गया है। अच्छा लिखने बैठिएगा तो आपको लगेगा 1 से 1.5 घंटा आराम से लगेगा नोट्स बनाओगे तो इस तरीके से ही अपन जो है हर एक चीज को समझ के पढ़ के आगे चलने वाले हैं। अब टाबरो यहाँ है, चित्रकला होगी पूरी। अब कल आएगी लोक कला की क्लास, ठीक है, तो लोक कला की क्लास आएगी। और आप लोगों को बता दूं, देखो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सारी आपको जीजीडी ऐप पे दे रखी है, अभी से प्रैक्टिस करना, क्योंकि 7 से 8 हजार प्रश्न है इनके अंदर। आप सोचोगे कि एग्जाम आने पे हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं हो पाएगा, फिर कई सारे टेस्ट स्किप करने पड़ेंगे, कई नई जानकारी मिलेगी तो याद नहीं कर पाओगे, ये चीजें हैं। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए दोपहर को एक वीडियो बनाकर मैंने दे दिया था, वो ये था कि वरिष्ठ अध्यापक जीके के मॉडल पेपर इससे बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ और नहीं मतलब मिल सकता है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इतनी इसके अंदर मेहनत की गई है। अब क्यों कैसे, वो विमोचन वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर सारी डिटेल बताई है। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप में से,
जीके के लिए ये 10 मॉडल पेपर है, इनको मिस नहीं करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ये समझ लीजिए। और इसको पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा आप लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि व्याख्या शानदार दी गई है। आप लोग सही जज कर पाओगे अपने आप को, क्योंकि आंसर पीछे दिए हैं, व्याख्या पीछे दी है, सामने नहीं दी है। तो एकदम सही तरीके से जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो इसके अंदर शामिल की गई है। तो आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।